ठीक है, देखो तो कल मैंने आपको करा दिया था जितने सारी लेयर्स होती है मेनिंजेस की लेयर आपको मैंने करवा दिया था, है ना। फिर आप देखते हैं कि हम लोग ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैंने आपको ब्रेन का डायग्राम कल आपके साथ शेयर कर दिया था ना, तो ब्रेन का डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कौन कौन सा पार्ट। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा पार्ट, फोर ब्रेन में कौन सा पार्ट आता है, मिड ब्रेन में कौन सा पार्ट आता है ना, ये सब बातें देख लेते हैं। देखो ह्यूमन ब्रेन को हम कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो मेनली ह्यूमन ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में, है ना। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं ह्यूमन ब्रेन के, सबसे पहला हमारा पार्ट होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, अब देखो फोर ब्रेन को हम लोग कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए फोर ब्रेन को हम लोग डिवाइड करते हैं सबसे पहला ऑल्फैक्टरी लोब्स में। ऑल्फैक्टरी लोब, फर्दर आप क्लासिफाई करेंगे तो इसको और भी क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन मेजर पार्ट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है। सेकंड पार्ट होता है फोर ब्रेन का ही सेकंड पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम, और थर्ड पार्ट होता है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन, ठीक है। तो हम फोर ब्रेन को इतने पार्ट में डिवाइड करते हैं। फोर ब्रेन को टेक्निकली हम प्रोसेनसेफेलॉन भी कहते हैं। फोर ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्रोसेनसेफेलॉन। प्रोसेनसेफेलॉन। फिर आता है पार्ट, सेकंड पार्ट होता है जिसको हम लोग मिड ब्रेन कहते हैं। ऐसे ही मिड ब्रेन को भी हम लोग मीजेंसेफेलॉन बोलते हैं। मीजेंसेफेलॉन बोलते हैं। फर्दर फिर से हम मीजेंसेफेलॉन को भी कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में मेजर इनको डिवाइड करते हैं। और वैसे जो हमारा मिड ब्रेन होता है वो कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस को छोड़ करके बाकी सिर्फ एक डेटा केबल की तरह काम करता है, जो सिग्नल को टू एंड फोर्थ आगे पीछे ले जाने का काम करता है। इसमें सबसे पहला पार्ट है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और कॉर्पोरा क्रूरा। तो पहला पार्ट है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दूसरा पार्ट है क्रूरा सेरेब्राई। क्रूरा सेरेब्राई, थर्ड है हाइड ब्रेन। जो हमारा हाइड ब्रेन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। इसी को कहते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन या हाइड ब्रेन को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेरिबेलम, पोन्स वेरोलाई, सी मेडुला, है ना। तो ये हमारे फिजिकली पार्ट होते हैं। पार्ट नोट कर लीजिए, फिर एक एक पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। नोट कीजिए। सर जी, सर मिड ब्रेन क्या आपने नीचे क्या लिखा है? मेसेंसेफेलॉन। ओके सर। नोट कर लिया? नो सर।
चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हेडिंग बना लिए फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में पहला पार्ट हमने देखा ऑल्फैक्टरी लोब, नोट करेंगे। ऑल फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स आर concerned with olfactory lobes are concerned with the sense of smell, the sense of smell, concerned with the sense of smell। अच्छा, हालांकि मैं आपको एक बार डिस्कस कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं, फिर भी आप बताओ कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मेल सेंसिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, जैसे आपके डॉग्स हो गए, शार्क हो गई, पोलर बियर हो गया। एक्सेप्शनली इनमें स्मेल सेंसिंग कैपेबिलिटी होती है और स्मेल को लंबे समय तक रिटेन कर पाते हैं। हाउ डज देयर नर्वस सिस्टम वर्क? ये कैसे वो कर पाते हैं? सर एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है कि डॉग्स की, शार्क की, भालू की और पोलर बियर की, इन सब की जो स्मेल सेंसिंग कैपेबिलिटी होती है, सूंघने की क्षमता होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो वो ऐसा क्यों होता है? हमारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, स्मेल सेंसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। सर मे बी जो उनके ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। देखिए, क्या होता है कि हमारे आपके अंदर जो हमारा फ्रंटल लोब है, मतलब कि हमारा जो फोर ब्रेन है, सिर्फ वही इस फंक्शन को, पर्टिकुलर उसका एक पार्ट है जो इस फंक्शन को काम करता है। लेकिन इस तरह के जो एनिमल्स पाए जाते हैं जिसमें एक्स्ट्रा स्मेल सेंसिंग कैपेबिलिटी पाई जाती है ना? तो उनके ब्रेन के पीछे एक ऑर्गन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जैकोब्सन्स ऑर्गन। जैकोब्सन्स ऑर्गन, जैकोब्सन्स ऑर्गन होता है, ये एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड होता है स्मेल सेंसिंग कैपेबिलिटी के लिए, है ना? तो नोट कर लेंगे, यहीं पे एक स्टार बना के नोट कर लो, एक्स्ट्रा पॉइंट है। some animals like some animals like dogs, polar bear, shark, they have Jacobson's organ behind their brain, behind their brain, which is exclusively which is exclusively dedicated for smell sensing capacity. सर dedicated for Exclusively dedicated for smell sensing capacity, which is exclusively dedicated for smell sensing capacity. अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम, cerebrum is the largest and cerebrum is the largest and most complex part of human brain. Cerebrum is the largest and most complex part of human brain. It is consist of left and right hemisphere. It is consist of left and right hemisphere. Full stop. It contain folded part
folded upward. It contain folded part. The upward folds are called. The upward folds are called. The upward folds are called gyri. The upward folds are called gyri. And alternate with downward groups. Alternate with downward groups. Downward groups or sulci. Downward groups or sulci. Next point. ईच अपवर्ड इस तरह से देखिए, हमारा जो ब्रेन आपने देखा होगा इस तरह से बना हुआ होगा, इस तरह से अपवर्ड और डाउनवर्ड पार्ट है ना। तो ये जो अपवर्ड पार्ट होते हैं, है ना, इन अपवर्ड पार्ट को हम गायरी बोलते हैं। सर हाँ सर आपने क्या बोला? हम लोग सुन इससे नहीं पहले पाए कुछ सर। आवाज सुनाई नहीं दी सर। आवाज नहीं सुनाई दी। देखो मैंने ये बोला कि हमारा जो सेरेब्रम होता है, फर्दर सेरेब्रम, सर सलकाई के बाद कुछ नहीं है। मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। हमारा जो सेरेब्रम होता है वो सेरेब्रम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है ना, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट। अच्छा, सेरेब्रम की खास बात क्या होती है? इस तरह से फोल्ड से मिलकर बना होता है। आपने देखा होगा जब ब्रेन हम बनाते हैं तो इस तरह से फोल्डेड बनाते हैं। इन फोल्ड्स में ये जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं, है ना, जो इस तरह से ये आउट बल्जेस होते हैं, इन आउट बल्जेस को या जो फोल्ड्स होते हैं इनको हम लोग गायरी कहते हैं, गायरी, है ना। और इसमें इस तरह की ये जो ग्रुप्स पाए जाते हैं, है ना, ये ग्रुप्स जो गड्ढे पाए जाते हैं, इस तरह के गड्ढे होते हैं, इन ग्रुप्स को हम सल्काई कहते हैं, है ना। इन ग्रुप्स को हम सल्काई। तो हमारा जो ब्रेन हो, सेरेब्रम होता है वो गायरी और सल्काई से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब फर्दर क्या है, राइट के 4 पार्ट होते हैं और लेफ्ट के 4 पार्ट होते हैं, है ना। एक मिनट होल्ड करना। तो इस तरह से मैंने बोला कि जो सेरेब्रम होता है पहले वो लेफ्ट और राइट पार्ट में, और हर लेफ्ट और राइट के इनके सबके 4 पार्ट है, 1 2 3 4, ठीक है। दोनों में सेम 4 पार्ट इधर है, सेम 4 पार्ट इधर है। ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं? ये 4 पार्ट हैं। सबसे पहला वाला लोब होता है फ्रंटल, दूसरे वाले लोब को हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल। अब फ्रंटल का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता चुका हूं स्केलेटल सिस्टम में। टेम्पोरल का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। पैराइटल और डी मतलब ये फोर्थ ऑक्सीपिटल। तो देखिए यहां पे मतलब 2 फ्रंटल, 2 टेम्पोरल, 2 पैराइटल और 2 ऑक्सीपिटल लोब पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रंटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल के क्या फंक्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो नोट करिए, ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर have 4 lobes. Each cerebral hemisphere have 4 lobes. Frontal, temporal. तो ईच का क्या बोला? Each cerebral hemisphere have
4 lobes. Each cerebral सर जी बताएं। आपकी आवाज नहीं आई। मेरी आवाज नहीं आई? Yes, sir. क्यों Yes, sir. ऐसे क्या हो रहा है? चलो भाई मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मैंने कहा कि सेरिब्रम में 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट और राइट में फर्दर 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट ईच, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो वो 4 पार्ट होते कौन है? लेफ्ट में भी सिमिलर वो ही 4 पार्ट होते हैं और उन्हीं की कॉपी राइट में होती है। तो उनको फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल और ऑसिपिटल बोलते हैं। तो मैंने लिखवाया ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैव 4 लोब्स। Each cerebral hemisphere have 4 lobes. That is frontal, comma, temporal, parietal and occipital. ठीक है? अब देखिए फ्रंटल लोब का क्या क्या काम होता है। तो मैं हर जितने सारे चारों लोब हैं इनके भी आपको फंक्शन बताते जाता हूं कि फ्रंटल का क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं फ्रंटल वाले पार्ट। तो फ्रंटल का फंक्शन देख लेते हैं। तो फ्रंटल का फंक्शन होता है हमारी बॉडी में जितने क्रिएटिव आइडिया होते हैं, क्रिएटिव आइडियाज, है ना, ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शन। क्या मतलब हुआ? ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शन क्या मतलब हुआ इसका? आप किसी आदमी से मिलते हो और वो आदमी क्या करता है, सबके साथ गलत बिहेव करता है, मतलब उसकी बदतमीजी से बात करने की आदत है। आप थोड़ी देर बाद उस आदमी से डिस्टेंस बना लेते हो क्योंकि आपको पता है कि ये बाकी लोगों से बदतमीजी से बात कर रहा है। सो द डे ही विल टॉक विद यू और शी विल टॉक विद यू, शी और ही विल टॉक विद यू इन द सेम मैनर। तो ये क्या हुआ, आपने किसी चीज को देख करके, किसी चीज को, किसी परसेप्शन को लेकर के आपने उसको ट्रांसलेट करके उस परसेप्शन को ट्रांसलेट कर लिया, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शन, है ना। ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शन का सिंपल सा यही मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट रियलिटी टेस्टिंग। रियलिटी टेस्टिंग कौन चीज सही है गलत है, ट्रू और फॉल्स जब क्वेश्चन आप करते हो तो यही काम करता है। रियलिटी टेस्टिंग बाय जजमेंट, रियलिटी टेस्टिंग बाय जजमेंट, ये फ्रंटल का काम होता है। कंट्रोल्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कंट्रोल्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। नेक्स्ट फंक्शन होता है रीजनिंग डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग डिसीजन मेकिंग। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, expression of emotions, willpower and personality, willpower and personality, है ना। ये काम हमारे होते हैं फ्रंटल लोब के। नोट कर लिया? सर ये बहुत लेफ्ट और राइट के लिए ना? हाँ सर लेफ्ट और क्या राइट हुआ फंक्शन सेम होंगे लेफ्ट और राइट के। भाई? फ्रंटल तो मतलब फ्रंटल ही होता है, यही लेफ्ट का भी फंक्शन हो गया, राइट का भी फंक्शन हो। मैंने बोला ना कि चारों की कॉपी होती है, 2 फ्रंटल है तो दोनों फ्रंटल का फंक्शन सेम होगा। ऐसा नहीं कि राइट फ्रंटल का फंक्शन है, लेफ्ट फ्रंटल का डिफरेंट।
नोट कर लिया सबने? Yes, sir. सर रीजनिंग के आगे क्या लिखा है? रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, हो गया? यस सर। नेक्स्ट अब देखिए पैराइटल। अब देखो पैराइटल वाले के क्या काम होते हैं। पैराइटल लोब का काम होता है, पैराइटल का काम होता है सेंसरी परसेप्शन ऑफ टच। परसेप्शन ऑफ टच, पेन, हीट, cold, etc. Next है knowledge about shape, किसी भी शेप का नॉलेज होना, shape in position. Next है taking information from environment, taking information from environment and communicating to rest of brain, and communicating to rest of brain. ये काम होता है पैराइटल का। टेम्पोरल का, सर ये पैराइटल की लोकेशन कहाँ होती है? पैराइटल की लोकेशन होती है हमारे सर के बिल्कुल ऊपर की तरफ, रूफ की तरफ। ओके ओके सर। अब आते हैं टेम्पोरल में। सर कम्युनिकेटिंग टू के आगे क्या लिखा है? कम्युनिकेटिंग टू रेस्ट ऑफ ब्रेन। टेम्पोरल का फंक्शन है डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड, डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड। ठीक है, लैंग्वेज, लैंग्वेज, comprehension, नेक्स्ट है स्मेल, मेमोरी एंड इमोशन। इन पार्ट को टेम्पोरल कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑसिपिटल में। इसका भी काम होता है डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड। डिकोडिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ, इन दोनों की भी लोकेशन बता देना।
हाँ ऑसिपिटल और टेम्पोरल की लोकेशन बताते हैं अभी, रुकिए। डिकोडिंग दी इंटरप्रिटेशन ऑफ visual information shape and color, ये इसका काम होता है, नोट कीजिए। नोट कर लिया? सर हॉस्पिटल के लास्ट में आपने क्या लिखा? अच्छा ठीक है, दिख गया सर। ठीक है, सर कर लिया नोट। एक मिनट में। देखिए ये रही लोकेशन फ्रंटल की, ये पैराइटल की, ये ऑसिपिटल की, ये टेम्पोरल की। मैंने आपको बताया था टेम्पोरल माने होता है कनपटी होता है, फ्रंटल माने फ्रंट वाला पार्ट होता है, पैराइटल माने होता है रूफ होता है, और ऑसिपिटल माने नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है, और ये नीचे आपका सेरिबेलम। तो बाहर से ब्रेन आपका ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, और इसी तरह फ्रंटल दूसरी तरफ राइट साइड, ये लेफ्ट साइड वाला आपको दिख रहा है, राइट साइड भी ऐसे पाया जाता है। ठीक है, तो जितने लेफ्ट में पार्ट पाए जाते हैं उतने राइट पे पार्ट पाए जाते हैं। और ये हमारा फोर ब्रेन है, सबसे ऊपर का हिस्सा, इसलिए यही है। इस मिड ब्रेन इसके अंदर होगा, और हाइड ब्रेन के कुछ पार्ट आपको देखो दिखाई दे रहे हैं। सेरिबेलम आपको दिखाई दे रहा है, पूंछ थोड़ा सा अंदर की तरफ धसा हुआ है ना, और ये वाला पार्ट मेडुला का है, नीचे वाला पार्ट। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं डायनसेफेलॉन, है ना। तो मैं रिमूव कर रहा हूँ डायग्राम, ठीक है, हटा रहा हूँ। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए थर्ड पार्ट डायनसेफेलॉन। तो थर्ड ब्रेन का पार्ट है डायनसेफेलॉन, DIENCEPHA, डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन नोट करेंगे। इट्स मेन पार्ट आर, इसको भी फर्दर हम कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। ब्रेन जितना पढ़ते जाओ उतना भी बहुत सारा फर्दर क्लासिफिकेशन, लेकिन हम लोग जितना हमें जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे। इट्स मेन पार्ट आर इपिथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसी में लिख लेंगे हाइपोथैलेमस इज
क्या फंक्शन होता है इसका? सर किसका? Sir, to regulate the temperature in a body. Right. Hypothalamus is thermoregulatory center. Hence, thermoregulatory center. Hence, it is called thermostat of body. It is called thermostat of body. Next point. It keeps body temperature at roughly 37 degree by means of centigrade by means of complex thermostat system. Next, सर कॉम्प्लेक्स thermostat system. Next, it is also associated with behavioral activities. Appetite, Sir, आपने इससे पहले क्या बोला? Hence, it is also. it is also associated, hence क्या लिखा? It is also, hence नहीं बोला, it is also associated with behavioral activity. सेलुलर रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना हर्षित पूंस का पार्ट होता है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को appetite, thirst and satiety. क्या होता है? What is satiety? बोलो भाई, what is satiety? Satisfaction. Feeling of satisfaction. आपने खाना खा लिया और आपका पेट भर गया, this feeling of satisfaction. कई सारे लोगों को डिजीज होती है, उनको नहीं पता चलता, तो ये पार्ट जब फंक्शन नहीं करता तो उन्हें पता नहीं चलता कि उन्होंने कितना खाना खा लिया. So satiety, full stop. These centers are located in hypothalamus. सर हाँ. लिबिडो कई सारे पार्ट मिलकर के कंट्रोल करते हैं, वो न्यूरो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, दैट इज नॉट जस्ट न्यूरोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन. लाइबिडो को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ न्यूरो का काम नहीं होता है, अनटिल अनलेस बॉडी में हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिन से हार्मोन्स नहीं रिलीज होंगे तब तक वो ब्लड के प्रेशर को नहीं बढ़ाएंगे, और उसके लिए कई सारे हार्मोन रिलीज होते हैं. सो दैट इज नॉट एक्सक्लूसिवली पार्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम, दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूरोकेमिकल कोऑर्डिनेशन. इसीलिए हम दो कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, न्यूरल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन. ओके सर. उसके लिए ब्लड फ्लो का बढ़ना भी जरूरी है, वो न्यूरॉन से कंट्रोल नहीं होता, ब्लड फ्लो से कंट्रोल होता है. These centers are located in hypothalamus. Full stop. It also influences the heartbeat. इससे पहले आपने क्या बोला? These centers are located in hypothalamus. These centers are located in hypothalamus. Full stop. It also influences respiration and heartbeat. Next आते हैं मिड ब्रेन. अब मिड ब्रेन के मैंने आपको बताया दो पार्ट हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल आपका क्रूरा. ठीक है, क्रूरा सेरेब्रल. आप देखो पहला नोट करेंगे मिड ब्रेन, नेक्स्ट है मिड ब्रेन. तो मिड ब्रेन का ए पार्ट नोट करेंगे, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना.
corpora quadrigemina. It is concerned with sense of sight. It is concerned with sense of sight, and inner part is, it is concerned with sense of sight, and inner part is concerned with hearing, and inner part is concerned with hearing. नेक्स्ट है क्रूरा सेरेब्री. क्रूरा सेरेब्री. They relay impulses back and forth. They relay impulses back and forth between cerebrum, cerebellum, pons, and medulla. Cerebrum, cerebellum, pons, and medulla. Next, hindbrain. अब हाइडब्रेन में सबसे पहले पार्ट में आते हैं सेरिबेलम. सेरिबेलम लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ही होता है स्मॉल ब्रेन. नोट करेंगे. दिस इज सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. दिस इज सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. It means little brain, the little cerebrum. It means little cerebrum. Full stop. It is well developed in human brain and divided into two parts. It is well developed in human brain and divided into two parts. नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे. इट कंट्रोल्स rapid muscular activities. It controls rapid muscular activities such as running, typing, and talking. Running, typing, and talking. Next point. सर टाइपिंग. टाइप जो हम टाइप करते हैं कीबोर्ड में. ओके ओके सर. नेक्स्ट पॉइंट. ऑल एक्टिविटीज बट. सर. हाँ. सर इन ऑल एक्टिविटीज के बाद आपने क्या बोला? ऑल एक्टिविटीज आर इनवॉलंटरी but involve learning in early stage. But involve learning in early stage. ठीक है. नोट करेंगे. नोट. Alcohol affect cerebellum. Alcohol affect cerebellum and
interfere its function. Alcohol affects cerebellum and interfere its function. Pons Varoli. अब देखो पोन्स वैरोली के क्या फंक्शन होते हैं, नोट करेंगे. इट सर हाँ सर हाँ बताइए. सर सेरेबेलम का जो लास्ट पॉइंट था, ऑल एक्टिविटीज आर इनवॉलंटरी, इसको समझा दीजिए, समझ में नहीं आया. अच्छा ठीक है. इसके ये जितने भी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है वो सब इनवॉलंटरी है, ठीक है ना. जो इसने जितने भी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सब इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को सर कंट्रोल करता है. हाँ सर इससे लेकिन ये तो कंट्रोल. हाँ सर रनिंग, टाइपिंग, टॉकिंग, ये सब तो वॉलंटरी एक्टिविटीज है नहीं? ये तो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है. टाइपिंग तो अच्छा मुझे लगता है कि ब्रेन देखो ना, जो टाइपिंग आपने देखा होगा कि जो कोर्ट वगैरह में टाइपिस्ट होते हैं ना, वो देखते ही नहीं कीबोर्ड की तरफ, या कहीं पे भी टाइपिस्ट जो होते हैं कीबोर्ड की तरफ देखते ही नहीं. वो तो ये है, रिफ्लेक्स है. सर तो हमारी कंडीशन में वॉलंटरी है और उनकी कंडीशन में रिफ्लेक्स. किसकी कंडीशन में? नहीं, हमारी हमारी कंडीशन में वॉलंटरी क्यों है? हमारे भी तो कीबोर्ड आप देखिए ना, स्टार्टिंग में जब हम लर्न करते हैं तो हमें कीबोर्ड देखना पड़ता है. हम इतना कहाँ देखते हैं कीबोर्ड? नहीं सर, सर वही मैं कह रहा हूँ, अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए तो वॉलंटरी एक्टिविटी नहीं, देख के करता है. अगर वो सीखना, हाँ बिल्कुल, तभी वो स्लो कर पाता है, ब्रेन उसमें इन्वॉल्व होता है वॉलंटरी एक्टिविटी में. और मतलब बाद में रिफ्लेक्स बन जाती है. बाद में नहीं, रिफ्लेक्स ऐसी ही कोई चीज होती है जो रेगुलर प्रैक्टिस में होती है, वही रिफ्लेक्स बनती है. सर तो आपने रनिंग को भी रिफ्लेक्स कहा. रनिंग, हम जब स्टार्टिंग में रन करते हैं तो हमें रन करने के लिए हमें हमारा जो ट्रेनर होता है हमें बताता है पैर कैसे पड़ने चाहिए, ठीक है, कितनी दूर पे पड़ने चाहिए, किस तरह से दौड़ना चाहिए, ठीक है, वो आपको बताता है. स्टार्टिंग में आप उस पर दिमाग लगा के रखते हो कि क्या ट्रैक सर पे पैर आवाज नहीं कैसे आ पड़ना. रही. सर आपकी आवाज गायब हो गई. अभी आ रही है? यस सर, यस सर. सर मैं ये सोच रहा था, रनिंग और टॉकिंग तो वॉलंटरी होती है ना, ये रिफ्लेक्स कैसे हो सकती है? रनिंग और टॉकिंग सर ये रिफ्लेक्स कैसे हो सकती है? रिफ्लेक्स एक्शंस कैसे हो सकते हैं? यस सर. ऐसा नहीं होता. जब हम किसी से नॉर्मली बातचीत कर रहे होते हैं तो हम बहुत स्पीड से हम ऐसे सोच के थोड़ा ना बोलते हैं. जब आप स्पीच दे रहे होते हैं, when you are giving speech, when you are giving lecture, it is voluntary. आप जब किसी से नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस इन स्पीच, लेक्चर्स एंड टॉकिंग. तीनों सिचुएशन अलग अलग है. when you are talking with anyone, okay, आप अचानक से बोलते हैं सॉरी इट वाज स्लिप ऑफ माय टंग. क्यों भाई? बिकॉज दैट वाज नॉट वॉलंटरी. वो आपके दिमाग, आपकी जबान से इसलिए निकल गया बिकॉज दैट इज नॉट वॉलंटरी. सर लेकिन अगर हम किसी से बात नहीं भी करना चाहें तो हम नहीं भी तो करते हैं ना, मतलब हमारे ऊपर है कि हम बात करें या ना करें. नहीं, किसी से बात करना ना करना, दैट इज द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन. वो ब्रेन का दूसरा पार्ट लेता है, वो काम सेरिब्रम कर रहा है. आप मुझसे बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ये आपका डिसीजन मेकिंग है. किस बेसिस पे जज कर रहे हैं आप? इस बेसिस पे जज कर रहे हैं कि मैं अपने दोस्त से कैसे बात कर रहा हूं. थोड़ी देर पहले मैंने वही तो बताया था आपको, सेरिब्रम में. तो इस बेसिस पे यस सर. आप मुझसे मुझसे बात करना शुरू करते हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग, दैट इज इनवॉलंटरी एक्टिविटी. समझ गए ना? टॉकिंग, जस्ट व्हेन यू आर टॉकिंग रेगुलरली विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, तो उधर आप दिमाग थोड़ा लगाते हो. ऐसे बहुत सारे एक्शंस होते हैं. अगर हर काम सेरिब्रम करेगा, हर काम हमारा सेरिब्रम करेगा, तो आप पजल हो जाएंगे. ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज इनवॉलंटरी होती है, ठीक है. अब देखिए, आ जाते हैं नेक्स्ट है. क्या मैं बता रहा था, पोन्स है ना, पोन्स वैरोली. इट रिलेज impulses between medulla and oblongata. It relays impulses between medulla oblongata and
superior part of brain. Impulses between. सर एक बार शुरू से रिपीट कर दीजिए. It relays impulses between medulla oblongata and superior part of brain. Comma, between hemispheres of सर cell. मेडुला ऑब्लांगेटा के बाद It relays impulses between and superior part of brain and superior part of brain between hemispheres of cerebellum and cerebrum. नोट कर लिया भाई? Yes, sir. Medulla oblongata. It receive and integrate signal from spinal cord. Sir, repeat करना. It receive and integrate signal from spinal cord and send resulting signal to cerebellum and thalamus. Next point. It contains center that regulate heart rate, सर comma, करना. it contains centers that regulate heart rate, comma, blood pressure, comma, breathing, swallowing, salivation, sneezing, vomiting,
and coughing and some other involuntary activity. ठीक है भाई? सर वो आईज का ब्लिंक करना यही कंट्रोल इसमें भी आता है ना? इसी में आता है, ये कंट्रोल करती है। सर swallowing के बाद क्या बोला था? swallowing के बाद मैंने बोला था salivation, sneezing। ठीक है भाई? Yes sir. अब मुझे देखने दो कौन सा टॉपिक बचा। ह्यूमन ब्रेन पढ़ाती है। अच्छा, अब देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। बहुत इजी चीज है, ठीक है, कि नर्व इंपल्सेस कैसे कंडक्ट होती है ना। तो मैं बता देता हूँ आपको नर्व इंपल्स कैसे कंडक्ट होती है, समझिए बात। वेट, देखो इस नर्व इंपल्स को मतलब हमारे न्यूरॉन्स के अंदर सिग्नल कैसे चलते हैं, सीधी अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बात करना चाहूं तो सिग्नल हमारी बॉडी में कैसे चलते हैं। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि सिग्नल कैसे चलते हैं, सिग्नल एक्चुअली हमारी बॉडी में आयंस के फॉर्म में चलते हैं, सोडियम और पोटेशियम के फॉर्म में चलते हैं, है ना। तो हमारी मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे पंप पाए जाते हैं जो अगर बाहर की तरफ कोई चीज कोई भी आयन अगर बाहर की तरफ पंप करेंगे तो अंदर की तरफ भी वो पंप करेंगे। इनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई इनको? सर एक बार रिपीट करना। यार तुम दो बार में क्वेश्चन समझते हो क्या? कह रहा हूं कि हमारी मेम्ब्रेन में कुछ पंप, सर जो एंटीपोट होते हैं। हाँ वही पूछ रहा था कि हमारी मेम्ब्रेन में पंप पाए जाते हैं जो अगर कोई चीज बाहर की तरफ पंप आउट करेंगे तो अंदर की तरफ भी पंप इन करेंगे। इनको हम एंटीपोड बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। और जो दोनों एक ही डायरेक्शन में करते हैं उनको हम लोग सिम्पोट सिम्पोड बोलते हैं, और जो एक ही डायरेक्शन में करते हैं उनको यूनिपोट यूनिपोड कहते हैं, है ना। इसमें तो यहां पर जो फंक्शन होता है जो पाए जाते हैं वो एंटीपोड पाए जाते हैं। ये एंटीपोड करते क्या है मैं पहले से आपको बता देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। एंटीपोड हमारे न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, नर्व सेल्स में पाए जाते हैं, उसकी मेम्ब्रेन पे। ऑब्वियसली जितने सारे पोर्ट होते हैं वो मेम्ब्रेन पे ही पाए जाते हैं, चाहे वो एक्वापोरिन्स हो या कोई भी तरह के पोर हो। ये कुछ आयन, ठीक है। तो जैसे चलो पहले मैं बता देता हूं फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो ये क्या करते हैं कि जैसे सोडियम पोटेशियम पंप आ जाते हैं तो इनका ये एंटीपोड है। ये करते क्या है कि एक बार में 3 सोडियम आयन बाहर या अंदर जिस डायरेक्शन में लेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 पोटेशियम के आयन बाहर या अंदर आएंगे, ठीक है। अगर 3 पोटेशियम के आयन बाहर गए तो 3 सोडियम के आयन बाहर गए तो 2 पोटेशियम आयन अंदर आएंगे। अगर उधर की तरफ 2 पोटेशियम आयन जा रहे होते तो इधर 3 सोडियम आयन आते। तो ये एक तरह का एंटीपोड होता है जो हमारे न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि नर्व इंपल्सेस चलती है न्यूरॉन्स में। तो न्यूरॉन्स में जो करंट चलता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है, ठीक है। तो उस थ्योरी को हम कहते क्या है ना। तो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स आप हेडिंग डाल लेंगे, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, है ना, ये हेडिंग डाल लीजिए। और थ्योरी को कहते हैं, जो इसको एक्सप्लेन करती है उस थ्योरी को बोलते हैं मेम्ब्रेन आयनिक थ्योरी ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। मेम्ब्रेन आयनिक थ्योरी ऑफ नर्व इंपल्स। ये दिया किसने था ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये देने वाले साइंटिस्ट थे हुडकिन एंड हक्सले।
1930 में उन्होंने ये दिया था, ठीक है ना। इसके दो मेन फेज है ना, टू मेन फेज जिसमें ये काम करती थ्योरी। या उनका कहना था कि नर्व इंपल्स के दो मेन फेज है। पहला फेज है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? नॉर्मली जब हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा होता या उसमें करंट नहीं चल रहा है, सिग्नल नहीं चल रहे, इंपल्सेस नहीं चल रहे, तो हम उसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। और इसी रेस्टिंग, आई रिपीट इट, इसी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट, तो रेस्टिंग पोटेंशियल या पोलराइज्ड स्टेट एक ही चीज होती है ना। रेस्टिंग पोटेंशियल या पोलराइज्ड स्टेट वो स्टेट होती है जब हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है, रेस्ट कर रहा होता है। फिर क्या होता है? जब हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है या उस पर कोई इंपल्स आती है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, ये दो मेन स्टेज होती है जिनमें हमारा काम करता है। नोट करिए, फिर आगे मैं समझाता हूं इस बात को। सर कर लिया नोट। एक मिनट सर। सर वो दिख नहीं रहा है सर। अभी दिखाई देगा, एक मिनट। चलो कर लो, फिर बताओ। डन सर। हो गया सबका भाई? यस सर। सर 1 मिनट। ठीक है, लो करो। सर हो गया। देखो, अब देखो, पहला वाला डायग्राम है रेस्टिंग पोटेंशियल। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। होता क्या है रेस्टिंग पोटेंशियल में? जब हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है ना, तो इस कंडीशन में हाँ, अब देखो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये बाहर की तरफ सोडियम आयन का कंटेंट हाई है ना, और अंदर की तरफ पोटेशियम आयन का कंटेंट हाई है। इसको हम पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। अब देखो क्या है, सपोज दैट ये पंप 10 बार चला, तो अगर 10 बार चला होगा, 10 टाइम ये पंप चला होगा, तो 30 पॉजिटिव ऊपर होंगे और 20 पॉजिटिव नीचे होंगे। 10 बार चला, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, बोलने मत लगना कि सर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, समझो बात को। अगर ये पंप 10 बार चला तो 30 सोडियम आयन ऊपर की तरफ होंगे और 20 पोटेशियम आयन नीचे की तरफ होंगे।
अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली ऊपर की तरफ क्या होगा, मतलब नर्व के बाहर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके कंपैरिजन में नर्व के अंदर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? सर दोबारा बता दो। हाँ ठीक है बेटा, मैं दोबारा बता देता हूं। देखो क्या है, मैंने ये कहा कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप पाए जाते हैं। ये जो आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रहे, पहले मैं बता देता हूं कि क्या है ये मेम्ब्रेन है कैसे। ये जो आपको दिख रहा है, थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये नर्व है। ये जो आपको दिख रही है ये ह्यूमंस की एक नर्व है ना। नर्व के अंदर की तरफ जो मटेरियल भरा होता है ना, नर्व सेल के अंदर, उसको हम बोलेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, आईसीएफ। और नर्व के बाहर की तरफ जो लिक्विड भरा होता है, चारों तरफ जो लिक्विड है, उसको हम लोग बोलेंगे ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो नर्व के अंदर जो भरा है उसको आईसीएफ बोला, और नर्व के जो बाहर बोला है ईसीएफ बोला, एक्स्ट्रा सेल्युलर। मैंने कहा कि नर्व के जो मेम्ब्रेन है इसमें कुछ पंप पाए जाते हैं। पंप मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पंप एक बार चलेगा तो एक डायरेक्शन में 3 सोडियम के आयन ले जाएगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 पोटेशियम के आयन ले गया। मैंने कहा मान लेते हैं कि पंप 10 बार चला, तो 10 बार चला तो 30 सोडियम के पंप ऊपर हो जाएंगे, कहां पे, ईसीएफ में, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में। और अंदर की तरफ क्या है, 20 पोटेशियम के आयन अंदर हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर 30 पॉजिटिव है, नीचे 20 पॉजिटिव है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ 10 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इसके कंपैरिजन में अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाता है ना। ऊपर की तरफ ईसीएफ में सोडियम का कंसंट्रेशन हाई है और अंदर की तरफ आईसीएफ में पोटेशियम का कंसंट्रेशन हाई है। क्लियर है? इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। किसी को डाउट कोई? नो सर। तो इसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ये वो कंडीशन है जब हमारा नर्वस सिस्टम रेस्ट की स्टेज में पाया जाता है। अब जब भी इसमें किसी भी तरह की इंपल्स आती है तो हमारा जो ये नर्वस सिस्टम है ये डिपोलराइज हो जाता है। कैसे डिपोलराइज हो जाता है, अब देखिए। व्हेन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इज अप्लाइड, ठीक है, जब भी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है तो होता क्या है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आने की वजह से, है ना, जब भी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है तो देखो यहां पर क्या होता है, सोडियम आयन जल्दी से अंदर की तरफ आने लगते हैं। ठीक है, तो सोडियम अंदर आ जाते हैं तो अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस सेल में अंदर की तरफ क्या, सेल ए है, तो ये देखो साइट ए है, साइट ए में अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया और साइट बी में अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर आप देखो डिपोलराइज हो गया, ऊपर की तरफ नेगेटिव और नीचे की तरफ पॉजिटिव हो गया। अब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज साइट ए से साइट बी की तरफ मूव करना शुरू करते हैं और करंट का बहना स्टार्ट हो जाता है। तो अब करंट ए से बी में आ जाती है, इसी तरह करंट बी से सी में चली जाएगी। ये काम हो रहा है कहां पे, आईसीएफ में, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में, और करंट आगे बढ़ता जाता है। इसके ऑपोजिट अब आप ऊपर की तरफ देखेंगे, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव जंप होकर के इधर आने लगेंगे। तो इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ आगे से पीछे आएंगे और ये वाले पॉजिटिव चार्ज यहां नीचे से आगे की तरफ मूव करेंगे। इस तरह से पोलैरिटी चेंज होती जाती है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप देखो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव जब चार्ज यहां पे आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब क्या होगा, फिर पॉजिटिव इधर से इधर मूव करेगा और ऊपर की तरफ पॉजिटिव इधर से इधर की मूव करेगा और अंदर की तरफ इधर मूव करेगा। इस तरह से ये चार्जेस मूव करते रहते हैं और हमारी मेम्ब्रेन पे क्या होता है, करंट फ्लो करता रहता है। समझ गए ना, इसी को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो करंट फ्लो फ्रॉम साइड ए टू बी इन इनर सरफेस, अंदर की सरफेस में साइड ए से बी के, ऑन आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम बी टू ए, आउटर सरफेस पे क्या होगा, बी से ए की तरफ करंट फ्लो करेगी। द इंपल्स एक्शन पोटेंशियल गोज फ्रॉम ए टू बी।
नर्व इम्पल्स थ्योरी। सर सर आपने क्या बोला, सुनाई नहीं दिया। यस सर। मतलब मैंने बोला समझ में आ गया? नहीं सर। सर आपकी आवाज चली गई बीच में बस। तो यार बोलना चाहिए था, आवाज चली गई थी। अब तुम लोग पूरा समझा दिया, उसके नहीं बाद सर, बोल रहे हो कि पूरे सर आवाज चली गई थी। सर एंड के थोड़े से लाइन में चली गई। हाँ तो मतलब ये बताओ ना कि एंड के थोड़े से लाइन तुम लोग मतलब बोल रहे हो पूरे, मतलब मैं बोलता है, मुझे लगा मैं ऐसे बोलता ही रह गया। नहीं सर, लास्ट में। मैं फिर से बता देता हूँ, पूरी बात बोला करो भाई। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। मैंने आपसे ये कहा, थोड़ा सा इसको reduce करता हूँ। हाँ। देखो अब क्या है कि समझिए बात को। मैंने आपसे ये बताया कि पहले रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है, जब किसी भी तरह का कोई स्टिमुलस नहीं है तो बाहर की तरफ सोडियम पंप ऑन है और अंदर की तरफ पोटेशियम पंप ऑन है। जिससे क्या होता है, बाहर जिसे मैं कह रहा हूं ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ईसीएफ में सोडियम का कंसंट्रेशन हाई है, सोडियम का कंसंट्रेशन हाई है, और जहां सोडियम का कंसंट्रेशन हाई है वहां पर पोटेशियम का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। लो है। ठीक है। इसी तरह से दो पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आ रहे हैं तो अंदर की तरफ पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन हाई है, मतलब जो आईसीएफ है जब उसमें पोटेंशियल का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सोडियम का कैसा है, लो है। ओ ठीक, इसको हम पोलराइज मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये पंप 3 सोडियम आयन बाहर, 2 पोटेशियम आयन अंदर पंप करता है। इसकी वजह से जो ईसीएफ है इस न्यूरॉन की आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और न्यूरॉन के अंदर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ईसीएफ में पॉजिटिव चार्ज होता है और आईसीएफ में नेगेटिव चार्ज होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज स्टेट। अब क्या होता है, जब भी कोई स्टिमुलस आता है, तो जब भी कोई भी स्टिमुलस आता है तो ये मेम्ब्रेन क्या होती है, डिपोलराइज हो जाती है। तो इस तरह से ये सेल्स हैं, ये साइड ए है, साइड बी है, साइड सी है, साइड डी है, साइड ई है। तो होता क्या है कि जैसे इंपल्स आता है तो इंपल्स के आते ही पंप उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप ऑपोजिट डायरेक्शन में डिपोलराइज हो जाते हैं, इसीलिए इसको डिपोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। तो जब भी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है तो सोडियम अंदर की तरफ आने लगते हैं। अब साइड ए में अंदर पॉजिटिव चार्ज है, साइड बी में अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होता है, अब क्या है, यहां पे बाहर क्योंकि पंप उल्टा चलने लगे तो यहां पे नेगेटिव चार्ज है और बाकी में नॉर्मल स्टेट है। अब क्या हुआ, साइड ए से इंपल्स साइड बी में जाती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आयंस जो होते हैं ये ए से बी की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जब ये पॉजिटिव आयन ए से बी की तरफ मूव करना शुरू करते हैं सेल के अंदर, तो यही प्रोसेस ऊपर की तरफ होती है, बाहर की तरफ। सेल के बाहर क्या होता है, बाहर की तरफ बी से ए में पॉजिटिव आयन मूव करते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये पॉजिटिव आयन साइड बी में आ चुके होते हैं, अब साइड सी में नेगेटिव आयन से नेगेटिव चार्ज है। अब और ऊपर की तरफ क्या है, साइड बी पे पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर क्या हो चुका है, अंदर पॉजिटिव हो चुका है और बाहर नेगेटिव हो चुका है। अब इसमें भी क्या होता है, साइड बी से साइड सी की तरफ इंपल्स मूव होती है और ऊपर की सरफेस में साइड सी से बी की तरफ मूव होती है। यही प्रोसेस चलती रहेगी और इंपल्स आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। इस तरह से करंट या आयंस का जो फ्लो होता है वो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर बना रहता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक पहुंच पाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं नर्व कंडक्शन थ्योरी, इसी को हम बोलते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन आयनिक थ्योरी, इसी को कहते हैं। समझ आया? इस तरह से नर्व इंपल्स हमारी नर्व में चलती है या करंट हमारे नर्व्स में चलता है। अभी बताओ भाई, किसी को डाउट हो पूछिए। सर जब ए से उसके बाद रिपीट कर दो। जब ए से बी में पहुंच गया है ना, तो देखो
अब जब ए से बी में पहुंच गया, तो अब यहां पर बी में क्या हुआ, बी में अंदर हो गया पॉजिटिव चार्ज और बाहर कैसे चार्ज हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। लेकिन जो सी वाली है, सी तो अभी रेस्टिंग पोटेंशियल में है, जब सी रेस्टिंग पोटेंशियल तो सी के अंदर कैसे चार्ज है, नेगेटिव, और बाहर कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब सी वाले में क्या होगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, सी से बी की तरफ जाएंगे बाहर, और अंदर कैसे जाएंगे, बी से सी। सी की तरफ। इस तरह से हर अगली सेल की पोलरिटी चेंज होती रहेगी और डिपोलराइजेशन होता रहेगा। ये वैसे ही है कि आपने पानी में पत्थर मारा और वो वेव जो होती है वो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, आगे की तरफ मूव करती रहती है। सेम वे ऐसे इसमें भी करेक्ट रहता है। क्लियर भाई? यस सर। ठीक है, तो ये थी हमारी, इस डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा एज इट इज, आप इस डायग्राम को बना लीजिए, ठीक है। और आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे एज इट इज इसको लिखो। सर हाँ जी बताइए। सर ये पीडीएफ आप भेज देंगे ना? डायग्राम नहीं बनाओगी खुद से? सर बनाऊंगी सर सर। खुद ही बनाएंगे, बाद में बना लेंगे। हाँ सर, बाद में। चलो भेज देता हूँ। Writing film. सर मैं भेज दूंगा, मुझे अभी मिल नहीं रही है ना, मैं अभी स्कैन करके कहीं निकाल के निकालूंगा, पीडीएफ निकालूंगा, भेज दूंगा, ठीक है। मैं क्लास के बाद भेज देता हूँ, क्योंकि मैं वही सर्च कर रहा था, फोन में अभी मिल नहीं रही, ठीक है। सर आपने आईसीएफ का फुल फॉर्म क्या बताया था? क्या? इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो ये थी हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और क्या बचा इसमें? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हो गई। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, है ना। तो केमिकल थोड़ा सा डिटेल में कराऊंगा, ठीक। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, कैसे कैसे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती हैं। हालांकि बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था कि साइनेप्टिक नॉब में आकर के कैल्शियम आयन एब्जॉर्ब करने लगता है, एसिटिल कोलिन नीचे की तरफ रिलीज, याद आया? अभी लास्ट टॉपिक बताया, याद है कि नहीं याद है? यस सर। बिल्कुल सेम वही है केमिकल, जो केमिकल ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है ना, एक नर्व से दूसरे नर्व में जो ट्रांसमिशन होता है, बिल्कुल वही है, उसी का पार्ट है, बिल्कुल वही, सेम वही चीज है, ठीक है। सो कोई डाउट? सर सर हाँ सर वो एनाटॉमी चैप्टर खत्म हो गया उसमें बैच में? हाँ, एनाटॉमी आज सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा दी, और उसमें ग्रोथ ऑफ फिल्लम, फिलोजन, फिलोडर्म, वही मतलब बार्क में जो ग्रोथ होती है, बस वो पढ़ा रहा है, बस, और खत्म हो गया एनाटॉमी। सर तो कल है ना क्लास?
हाँ, कल 10 से 12 ओके ओके सर। लेकिन एनिमल एनाटॉमी स्टार्ट हो जाएगी। प्लांट एनाटॉमी के तो अब मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे। 10 मिनट हार्डली, 10 से 15 मिनट, इतना ही बचा हुआ है, बाकी सब पूरा फिनिश हो गया। एनिमल एनाटॉमी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, वो उतना टफ नहीं है। प्लांट एनाटॉमी थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में थी, टाइम लिया उसमें। सर हमारा बचा है ना प्लांट एनाटॉमी भी? ठीक है भाई, हैं? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर हमारा बचा है ना? हाँ, क्या? हमारा प्लांट फिजियोलॉजी बचा है ना अभी? हाँ, यहाँ प्लांट फिजियोलॉजी बचा है, प्लांट एनाटॉमी दोनों बचा हुआ है। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी ही पढ़ाऊंगा। सर हाँ, बताइए। सर हाँ, सर बोलिए, तो उस बोलिए। वाले बैच में एनिमल एनाटॉमी शुरू होने वाली है हाँ, नेक्स्ट, एनिमल इसके एनाटॉमी कल स्टार्ट कर दूंगा, एनिमल एनाटॉमी। थोड़ा सा पार्ट खत्म करा के प्लांट का। ठीक है सर। हाँ, प्लांट वाला थोड़ा सा पार्ट खत्म करा के तो एनिमल ये एनाटॉमी याद स्टार्ट से करूंगा। भेज दीजिएगा सर। यस हाँ, ये मैं अभी स्कैन करता हूँ, देखता हूँ, सर्च करता हूँ। एक्चुअली क्या, ये मैं क्लास तो लैपटॉप से लेता हूँ ना, तो ये लैपटॉप पे तो सेव है, मेरे फोन में अभी मिल नहीं रहा, और मैं निकालता हूँ, नोट्स निकालता हूँ, मेरी फाइल में होगा नोट्स, तो उसको स्कैन करके अभी भेज देता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में, ओके सर, अभी के थैंक यू। अभी।